हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका ये वाला टॉपिक। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका पेपर भी बहुत पास में है। सो आई होप आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपने इंटेलिजेंस सुना होगा, है ना, IQ के बारे में सुना होगा। अब आपको इसके अंदर EQ के बारे में पढ़ना है। EQ और EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको ही हम लोग इमोशनल कोशेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इनके बीच में अंतर भी समझना है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और ये होता क्या है इसको भी अच्छे से समझेंगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो रूट्स है यानी कि कहां से इवोल्व हुआ है, तो आपको एक चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है कि दो नाम है यहाँ पर, दो साइकोलॉजिस्ट है, उनके नाम ध्यान में रखना है कि जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड है जो क्वाइन किया गया था, वो पीटर सेल्वे के द्वारा और जॉन मेयर के द्वारा किया गया था। ये दो साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रखना। इन्होंने इस वर्ड को दिया था, EI वर्ड को, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को। ठीक है, अपनी एक आर्टिकल में इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर इन्होंने इसका जिक्र किया था। लेकिन इस नाम को पॉपुलराइज किसने किया था? डेनियल गोलमैन ने किया था। इन्होंने 1995 में एक बुक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन IQ। आपका जो EQ है, जो EI है, मतलब इमोशनल क्वोशिएंट कह लो इसको, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपका ज्यादा मैटर करता है आपके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से। क्यों मैटर करता है, ये आप जब इस वीडियो में समझेंगे सारी चीजें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो दिखा है इस चीज को समझो कि ये जो शब्द है EI, वो पीटर सेल्वे ने और जॉन मेयर ने दिया था। लेकिन इस शब्द को पॉपुलराइज किसने किया था? गोलमैन ने किया था। 1995 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन IQ। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इमोशनल क्वोशिएंट भी बोला जाता है, EQ भी बोला जाता है। इतना समझे। अब डेफिनेशन पर चलते हैं, होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, इस चीज को समझेंगे। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है भाई? इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, मतलब आपकी बुद्धि कैसे काम करती है वो आपका होता है। वहीं आपका जो इमोशनल जो शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भावनात्मक, भावना कह लो, भावनात्मक कह लो। ठीक है, तो आप भावनात्मक रूप से कितने विद्वान है, भावनात्मक रूप से आपके अंदर कितनी बुद्धि है, ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है डेफिनेशन के अंदर। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। इसका मतलब ये है, सीधी सी भाषा में अगर बात करें, कि अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो फिर आप अपने खुद के इमोशंस को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप खुद भी इमोशनली पूरी तरीके से मैच्योर है। साथ ही दूसरे लोग आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे लोग आपके प्रति कैसे अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं, उनको भी आप अच्छे से कैच कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों ही चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब भावनात्मक रूप से आपके अंदर कितनी बुद्धि, आप भावनात्मक रूप से खुद को कितना स्ट्रॉन्ग पाते हो, वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। कोई कोई इंडिविजुअल आपने देखा होगा कि उनके अंदर वो भले ही बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान टाइप हो, उनका IQ बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत टूटे रहते हैं, अंदर से बहुत बिखरे बिखरे टाइप से रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं है, उनका EI जो है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशिएंट, वो इसीलिए मैटर करता है कि डिपेंड नहीं करता कि आपके अंदर भले कितना भी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हो, आपके अंदर बुद्धि चाहे भर भर के भरी हो, लेकिन अगर आप इमोशनली खुद को इंटेलिजेंस नहीं मानते हो या फिर अगर आप नहीं है, तो फिर उस चीज का कोई भी फायदा नहीं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने समझनी, हम खुद के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे से हम समझ सकते हैं। व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये जरूरी, आखिर हम क्यों इस चीज को पढ़ते हैं? देखो, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आपके जो इमोशंस है वो आपके विचार से पहले आते हैं। आप कोई भी चीज सोचते हो उससे पहले आपके संवेग जो है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो जन्म ले लेती है। When emotions run high, they change the way our brain function, diminishing our cognitive abilities, decision making powers, even interpersonal skill। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई बार आपके साथ इतनी चीजें खराब हो जाती है कि आप चाहे कॉग्निटिव लेवल पर कितने भी अच्छे हो, कहीं ना कहीं आपका, अगर आप इमोशनली डैमेज है ना, मतलब भावनात्मक रूप से अगर आप पूरे ब्रेक हो चुके या फिर अगर डैमेज है, तो कहीं ना कहीं आप जितना अच्छे से चीजों को सोच सकते हो, जितना अच्छा आपका कॉग्निटिव लेवल है, वो अच्छे से आपका दिमाग उतना परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक आपके इमोशंस बिगड़ चुके होते हैं। ठीक है, तो जो आपके इमोशंस है वो विचार से पहले आते हैं। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है।
तो ये चीजें यहाँ पर कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपका डिसीजन मेकिंग जो पावर है, आपकी आपस में बात करने की जो क्षमता है, वो सभी आपस में बिगड़ जाती है अगर आपके इमोशंस अच्छे नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग आवर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर हेल्प्स अस टू बी मोर सक्सेसफुल इन बोथ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में और आप अगर कहीं पर काम वगैरह करते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पर आपके इमोशनल इंटेलिजेंस काफी मैटर करता है। अगर आप इमोशनली मैच्योर, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस है, तो आपकी जो लाइफ है वो काफी स्मूथ चलती है, आपका जो विचार है वो काफी अच्छे होते हैं, आप चीजों को संभाल पाते हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रखी है जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट में डूबे हुए हो, तो आप उससे पार पा सकते हो। वहीं अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं है, या ये कह लो, या फिर अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें काफी समस्या का सामना कर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है वो काफी यहाँ पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। पीडीएफ में हमेशा अपलोड कर देती हूँ, आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा। एट अ पर्सनल लेवल, अब देखो दो लेवल पर, पर्सनल लेवल पर और आपके प्रोफेशनल लेवल पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कैसे हेल्प करती है। तो पर्सनल लेवल की बात करें तो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना आप यहाँ पर अच्छे से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी हर्ट किए बिना आप अनकंफर्टेबल जो कन्वर्जेशन है वो यहाँ पर आप कैरी ऑन कर सकते हो। मैनेज कर सकते हो अपने इमोशंस को जब आप स्ट्रेस होते हो, अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, मतलब तनावग्रस्त है, या फिर अगर आप ओवरवेल्म है, अभिभूत महसूस अगर करने पर आप अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित कर पाते हैं, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैटर करती है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो। नेक्स्ट है इंप्रूव कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप्स को अदर लोगों के साथ। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप अपने रिश्तों को अच्छे से संभाल सकते हो। वही काम के टाइम पर अगर प्रोफेशनल लेवल पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कैसे हेल्प करती है, आपके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी विवाद, टीम वगैरह में अगर कोई दिक्कत हो गई है, काम करने में कोई समस्या चल रही है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप सुलझा सकते हो, दूसरों को कोच कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, और एक कोलैबोरेशन आप कहीं ना कहीं बिल्डअप कर सकते हो, सहयोग की संस्कृति आप बना सकते हो, साइकोलॉजिकल सेफ्टी अपने टीम्स के साथ आप इंश्योर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, भावनात्मक रूप से अगर आप स्ट्रोंग है, अगर आप जुड़े हुए, अगर आप बुद्धिमान है भावनात्मक रूप से, तो आप अपने हर एस्पेक्ट पर जो है एक तरीके से अच्छे से कमांड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, इसके कुछ तत्व हैं, इनके बारे में आपने समझना है। ये तत्व आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो ये तत्व आपने समझने हैं। डेनियल गोलमैन ने पॉपुलराइज किया था इमोशनल इंटेलिजेंस, एक बुक दी थी कि क्यों ये मैटर करता है आईक्यू से। तो इन्होंने डिवाइड किया इमोशनल इंटेलिजेंस को दो कॉम्पिटेंसीज में। आप इसको गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कह सकते हो। ठीक है, गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी भी, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जो कि डेनियल गोलमैन ने दिया था, उसे भी कह सकते हो। इन्होंने कहा कि जो क्षमता होती है, जो कॉम्पिटेंस होती है, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करी, एक आपका पर्सनल और एक आपका सोशल। यानी कि आपका पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब जो मतलब निजी तौर पर होता है। ठीक है, तो पर्सनल लेवल पर, और एक सामाजिक तौर पर आपकी कॉम्पिटेंसेस को इन्होंने क्षमताओं को बांटा, जो कि ब्रॉडली स्प्लिट करता है पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है, तो ये आपको आगे चीजें समझ में आएगी, नीचे मैंने बना करके सारी चीजें दी हुई है, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सो ये आपकी कुछ पर्सनल और कॉम्पिटेंसीज और सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि व्यक्तिगत कौशल योग्यताएं हैं, और ये आपकी सामाजिक कौशल और योग्यताएं हैं। पर्सनल की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं, हाउ वी मैनेज अवरसेल्फ। और जब सामाजिक चीजों की बात आती है तो हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं, वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपके कुछ 5 एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर 3 आपके पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में जाते हैं और 2 आपके सोशल स्किल कह लो या फिर सोशल कॉम्पिटेंसीज में जाते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी को समझेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला है पर्सनल में, वो आपका सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्वयं की जागरूकता। ठीक है, स्वयं जागरूकता आप कह सकते हो। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर है तो आप इमोशनली अवेयरनेस होते हो, आप अपने खुद के इमोशंस के प्रति अवेयर होते हो। और अगर आप खुद के इमोशन के प्रति अवेयर हो तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो, आप खुद पे आपका कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा जो है वो पर्सनल कॉम्पिटेंसेस के अंदर ये आपका सेल्फ रेगुलेशन है। ये जो 2 है आपके एम्पैथी और सोशल स्किल, ये आपका सोशल कॉम्पिटेंसेस के अंदर है। ठीक है, एम्पैथी मतलब जब आप दूसरों के इमोशंस को तवज्जो देते हो, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो अच्छे से, तो वो एम्पैथी आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यानी कि आप दूसरों को समझ रहे हो और दूसरों के इमोशंस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो वो एम्पैथी में आता है। ठीक है,
फिर इधर अगर बात करें पर्सनल वाले में तो सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब जब आप खुद पर ही नियंत्रण एक तरीके से कर सकते हो, आप खुद को रेगुलेट कर सकते हो। जब आप खुद को रेगुलेट कर सकते हो तो आप अपनी इमोशंस को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आपका खुद पे कंट्रोल रहता है, आप ट्रस्ट वर्दीनेस आपके अंदर रहता है, ठीक है। एक कर्तव्य निष्ठा आपके अंदर रहती है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप सिंसियर होते हो, ठीक है, ईमानदार टाइप होते हो। वहीं अगर सोशल जो स्किल्स है उनकी बात करें तो इसके अंदर आप इन्फ्लुएंस, एक तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन होता है आपका अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी आती है, आप रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में आपकी कॉम्पिटेंसीज डिवाइड है। जो लेफ्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका पर्सनल वाला है, और जो राइट वाला दिख रहा है वो आपका जो सामाजिक कौशल है, सामाजिक क्षमताएं हैं, उनका हिस्सा है। उसके बाद जो आपका ये पर्सनल वाला है जो कि सेल्फ रेगुलेशन चल रहा है, इसमें अडेप्टेबिलिटी आती है और इनोवेशंस आते हैं। फिर आपका ये मोटिवेशन इसके अंदर आता है, अचीवमेंट, यहाँ पर आपका सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है और मोटिवेशन है, ठीक है। ये तीन आपके पर्सनल स्किल है, पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है। जबकि आपके जो सोशल कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर आपका एम्पैथी आता है और आपकी सोशल स्किल आती है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, ये 3 आपके पर्सनल लेवल पर और 2 आपके सामाजिक लेवल पर। इनको आपने अच्छे से समझना है, और ये नीचे आपको मैंने वही सारी चीजें बताई है, ठीक है। पढ़ लेना है इसको, जब मैं पीडीएफ दूंगी आप पीडीएफ को ले लेना। तो ये 5 कंपोनेंट है जो मैंने आपको बताया। सोशल स्किल है, ठीक है, ये सोशल स्किल और आपकी एम्पैथी, ये आपका जो सामाजिक कौशल उनका हिस्सा होती है। जबकि आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन ये आपका पर्सनल स्किल या फिर पर्सनल कॉम्पिटेंसी का हिस्सा होती है, ठीक है। एक एक करके सारों को पढ़ेंगे, साथ इनके एग्जांपल्स के साथ इन चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए पर्सनल स्किल के अंदर, पर्सनल स्किल मैंने आपको भी बताया जो व्यक्तिगत कौशल योग्यताएं होती है, इनके अंदर आपके 3 होते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो सेल्फ अवेयरनेस है, एक सेल्फ रेगुलेशन और एक मोटिवेशन है। तो हम सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस को पढ़ेंगे। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, और सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि आत्म जागरूकता, जब आप खुद के बारे में अवेयर होते हो। और यहाँ पर हमें किसके बारे में अवेयर होना, हमारे इमोशंस के बारे में, ठीक है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने खुद के इमोशंस को, हमारे खुद के थॉट को, हमारे खुद के इंटेंशंस क्या है, हमारे खुद के इरादे क्या है, जब हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। और एक कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर तब होता है जब वो पिन पॉइंट कर सकता है कि वो क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंसान क्या है, अपने बारे में अवेयर है, यानी कि आप खुद को कितना जानते हो, ठीक है। जैसे अगर इसके अंदर एक एग्जाम्पल की बात करो, एक सिनेरियो है और इस सिनेरियो के बेस पे जिसका हाई IQ है, हाई EQ है, वो कैसे महसूस करेगा, और जिसका लो EQ है वो कैसे महसूस करेगा। तो सिनेरियो क्या कहता है कि आप और आपके कलीग है जिनका सेम प्रमोशन होना है, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्टैंड अप करते हो कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन आपका नहीं हो पाया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यू, आपके जो कलीग है उनका प्रमोशन हो गया। ये एक सिनेरियो दे दिया मैंने सेल्फ अवेयरनेस का। अब यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो इमोशनल क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर उसका हाइयर है तो वो क्या करेगा, आप रिफ्लेक्ट करोगे और रियलाइज करोगे कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग एज हार्ड। आप ये सोचोगे कि शायद हो सकता है मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मेरा जो कलीग है, मेरा जो कोवर्कर है वो अच्छे से काम कर रहा था, इसलिए उसको प्रमोशन मिला क्योंकि वो वेल डिजर्व है, मैं आगे से और अच्छे से मेहनत करूंगा। तो जिसका हाई EQ है वो तो ऐसे सोचेगा, और जिसका लो EQ है वो क्या करेगा, आप फायर ऑफ करोगे एंग्री ईमेल टू योर बॉस डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन और थ्रेटनिंग टू क्विट। आप ये कहोगे अपने बॉस को, एक नाराजगी भरा आप संदेश लिखेंगे उनको और ये कहेंगे कि भाई या तो आप मुझे ये चीजें दो, मेरा प्रमोशन करो, अदरवाइज मैं क्विट करता हूं। तो जिसका लो इमोशनल क्वेश्चन होगा वो कैसे कहेगा कि मैं क्विट करता हूं, और जिसका अच्छा इमोशनल क्वेश्चन होगा, हाई होगा, तो वो कहेगा कि मैं आगे से और ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन। इसमें भी आपके कुछ सिनेरियो वगैरह बनते हैं, बट पहले समझ लो इसको। सेल्फ रेगुलेशन मतलब जब आप खुद को कितना रेगुलेट कर सकते हो। द कैपेसिटी टू मैनेज वंस बिहेवियर इन वेरियस एनवायरमेंट, विभिन्न जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके अंदर हम खुद के जो व्यवहार है उसको हम मैनेज करने की जो हमारी क्षमता है, हम कैसे उसका प्रबंधन कर पाते हैं। वन इज मैनेजिंग देमसेल्व्स एज व्हेन दे अवॉइड बीइंग ओवरटेकन बाय इमोशंस एंड मेकिंग पुअर चॉइसेस, यानी कि जब कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर गलत चुनाव करने से बचता है तो वह खुद को अच्छी तरीके से प्रतिबंधित कर पाता है। यानी कि आप इमोशनली होकर के कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना ले, ठीक है। अगर आप गलत डिसीजन ले पा रहे तो मतलब आप सेल्फ रेगुलेट नहीं है। आप भावनाओं में बह करके कोई अच्छा डिसीजन अगर ले पा रहे हैं तो मतलब आप सेल्फ रेगुलेट है। अब इसके अंदर जो सिनेरियो है उस चीज को देखेंगे, इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है
कह रहा है कि आप एक मीटिंग में हो और बॉस ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया सबके सामने, ठीक है। आपके बहुत सारे वर्कर्स, ये टेबल है, यहाँ पर आपके बहुत सारे वर्कर बैठे हुए हैं, ये आपका बॉस बैठा हुआ है और ये लो मैंने इसके थोड़े सींग भी लगा दिए, ठीक है। तो आप बॉस ने कर दिया आपको क्रिटिसाइज, तो आप क्या करोगे? अगर आपका हाई ईक्यू है तो आप क्या करोगे? आप कंपोजर मेंटेन करो, यानी कि आप संयम बनाए रखेंगे और खुद को एक सेफ एनवायरनमेंट में ले जाकर के खुद को एक्सक्यूज देंगे, ठीक है। आप खुद को एक सेफ एनवायरनमेंट में ले जाकर के खुद को एक तरीके से आप खुद को टाइम देंगे, मतलब सेल्फ टाइम नहीं कि कोई बात नहीं ऐसे हो जाता, मेरे से गलती हो गई होगी करके खुद को टाइम देंगे, ठीक है। या अगर आपका हाई ईक्यू होगा और अगर आपका लो ईक्यू है तो आप क्या करोगे? आप डिफेंसिव हो जाओगे और स्टॉर्म आउट ऑफ ऑफिस, और ऑफिस से एकदम तूफान मचाते हुए निकल जाओगे। यानी कि आप ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आएगा, तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने, मेरे को सबके सामने इतना बोलने की, इतना सुनाने की, तेरी हिम्मत कैसे, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो अगर किसी का हाई ईक्यू है तो वो क्या करेगा? अपने आप को संयम बनाए रखेगा और अपने आप को शांत करने की कोशिश करेगा एक अच्छे एनवायरनमेंट में, और जिसका लो इमोशनल क्वोशिएंट है वो वहां पर एनवायरनमेंट को एक तरीके से स्टॉर्म अप कर देगा कि भाई ऐसे कैसे तूने मेरे से बोल दिया, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन का ये है। फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। ये फाइनल पर्सनल स्किल है किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट का। सेल्फ मोटिवेशन इंक्लूड, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप मोटिवेट हो कोई भी काम करने के लिए, आपके सामने कोई गोल है, ठीक है, आपके सामने कोई चीज है, आपने कमिटमेंट करा हुआ अपने गोल के प्रति, आप उस चीज में इनिशिएशन लेते हो, आप खुद को तैयार करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो, आशा अपने अंदर जगाए रखते हो, ठीक है, अपने अंदर कहीं ना कहीं रेजिलियंस रखते हैं, लचीलापन रखते हैं, यानी कि खुद को खुद से वो काम करने के लिए। तो वो क्या है? आपका मोटिवेशन है भाई, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब क्या? कुछ ना कुछ आपको प्रेरित कर रहा है कोई ना कोई काम करने के लिए, और आपके सामने कोई लक्ष्य है। जैसे आप HPSC PGT एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो खुद को, तो आपके सामने आपका लक्ष्य है वो नौकरी, और आप खुद को एक तरीके से मोटिवेट रख रहे हो कि नहीं मुझे वो नौकरी चाहिए, ठीक है, चाहे कैसे भी सिचुएशन आए मैं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। तो आप खुद को एक तरीके से मोटिवेट करके रखिए। सिनेरियो क्या बनता है? आपने एक एग्जाम पास कर लिया और आपने सोशल मीडिया में इसके ऊपर जो है एक पोस्ट डाल दी, ये एक सिनेरियो बन रहा है। अब जिसका EQ हाई है वो क्या करेगा और जिसका लो EQ है वो क्या करेगा? You are proud of yourself for the goals that you achieved and appreciative of any support you receive। आप खुद पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हो, और जिसने भी आपको सपोर्ट किया आप सबको एक तरीके से सराह रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को सपोर्ट किया है बहुत से लोगों ने, ठीक है। तो आप सभी को सराह रहे हैं, ये आपका हाई EQ हो जाएगा। और लो EQ का क्या कहेगा? मान लो आपकी पोस्ट को अच्छे लाइक नहीं मिले तो आप खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाओगे, अपनी खुद की सक्सेस को, अपनी खुद की सफलता को आप क्वेश्चन करने लग जाओगे कि मैंने सही भी किया, मैं मतलब मेरे को सक्सेस मिलनी भी चाहिए थी क्योंकि मेरे पोस्ट को लाइक नहीं मिले। अगर आपकी पोस्ट को लाइक नहीं मिले इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वर्दी नहीं हो, ठीक है, आप वर्दी हो, आपने मेहनत करी थी तब आपने वो जो पोस्ट है कहीं ना कहीं आप सक्सेस हुए हो। तो जिसका हाई EQ है वो क्या सोचेगा? वो खुद को एक तरीके से प्राउड फील करेगा। और लो EQ का क्या कहेगा कि भाई मेरे पोस्ट को इतने लाइक नहीं मिले और इसलिए वो अपने जो सक्सेस है उसको क्वेश्चन करने लग जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है EQ का क्या मतलब होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के उसके माइंड में इमोशनल इंटेलिजेंस का काफी फर्क होता है, ठीक है, काफी उस चीज को देखने में मिलता है। अब सोशल स्किल्स या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स आ गए हैं। अभी तक हमने पर्सनल स्किल देखे जो कि 3 थे आपके, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस और मोटिवेशन। अब आपके 2 बच जाते हैं जो कि सोशल स्किल के अंदर काउंट होते हैं। पहला एम्पैथी है और दूसरा आपका सोशल स्किल है। एम्पैथी का मतलब होता है जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस को महत्व देते हो, दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसको महत्व देते हो। भले ही आपका पर्सपेक्टिव सेम ना हो, भले ही आपके आइडिया सेम ना हो, लेकिन आप दूसरों को सुनना पसंद करते हो, दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप डिफर करते हो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, दूसरों के अनुभव को महत्व देते हैं और समझने की क्षमता आपके अंदर है। तो वो क्या है? वो एम्पैथी है। यानी कि इसका मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि सिर्फ आप अपना ही नहीं थोपते हो, आप दूसरों की चीजों को भी सुनते हो, ठीक है। भले ही आपका दृष्टिकोण सेम ना हो, भले ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ना हो, बट आप दूसरों को भी सुनते हो। इसके अंदर जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है? इसके अंदर सिनेरियो बन रहा है कि आपका रूममेट है जो आपको ये कहता है कि भाई ये हर्ट करता है मुझे कि हमारी बात हुई थी कि आपने हम जो कचरा है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, बात हुई थी आपस में एक दूसरे की, लेकिन आपने ट्रेस नहीं निकाला जो कि आप एग्री कर रहे थे, तो ये हमें हर्ट करता है। ये सिनेरियो है। हाई EQ वाला क्या कहेगा? वो कहेगा कि ठीक है भाई मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि ये हर्ट करता है, तो हम एक एक्शन प्लान लेकर के आते हैं कि हम कैसे इस चीज को, सारी चीजों को मेट कर सकते हैं। मतलब
जो एक तरीके से गड़बड़ी हो गई है, इस चीज को हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। तो जिसका हाई ईक्यू है वो इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेगा, जबकि जिसका लो ईक्यू है वो इसे कैसे देखेगा, लो ईक्यू वाला देखेगा कि वो कोशिश ही नहीं करेगा समझने की कि दूसरे लोग क्यों हर्ट है, ठीक है, क्यों उससे अपसेट है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, और बल्कि वो ये सोचेगा कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म, यानी कि उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लेकर के चला जाएगा कि मुझे नहीं पता वो मेरे से क्यों दुखी है, मुझे नहीं पता वो मेरे से क्यों अपसेट है, वो तो बस मेरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे बस, ठीक है। तो जो लो ईक्यू वाले हैं वो ऐसे सोचेंगे। तो कुछ सिनेरियो होते हैं जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोशल स्किल है, अब लास्ट है आपका जो सोशल स्किल है उसका, सोशल कॉम्पिटेंसीज का सामाजिक कौशल। अब सामाजिक कौशल है मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें बिल्ड और मेंटेन करते हो हेल्दी कनेक्शंस विद अदर। भाई सामाजिक जब चीजें आ जाती है तो आप अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करते हो दूसरों के साथ, ठीक है। वन इज सोशली एप्ट व्हेन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट बॉन्ड्स विद अदर्स एंड प्रिजर्व देम। आप दूसरों के साथ कैसे अपने बॉन्ड बनाते हो, कैसे उस चीज को प्रिजर्व करके रखते हो, वो आपका सोशल स्किल का हिस्सा होता है, ठीक है। इसका भी एक सिनेरियो बनता है। इसमें क्या सिनेरियो बनता है कि आप एक डेट में हो और कुछ भी आपके डेट पर कुछ भी सही नहीं जा रहा है, ये सिनेरियो है। तो जिसका हाई ईक्यू है वो क्या करेगा, अगर हाई ईक्यू वाला क्या करेगा, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे अपनी डेट से या फिर अपने डेट से, और एक अच्छा आईक्यू कांटेक्ट बनाएंगे और एक्टिव लिसनिंग करेंगे। भाई आपकी जो डेट है वो अच्छी नहीं जा रही है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप खुले क्वेश्चन पूछेंगे। खुले क्वेश्चन मतलब जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो, बल्कि अच्छे से एक्सप्लेन करे, अच्छे से बोलने की आजादी हो, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और जब आप अपने पार्टनर को, सामने वाले को अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो तो फिर वो अपने सारे पर्सपेक्टिव आपको बताता है, जो वो चीज उसकी चीज के बारे में सोच रहा है सब बताने की कोशिश करता है। और जब वो सब बताएगा तो आप अच्छे आई कॉन्टेक्ट बनाएंगे उससे, बिल्कुल, एंड आप प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव, यानी कि आप सक्रिय होकर के उसकी चीजों को सुनेंगे। और जब आप सक्रिय होकर के किसी को सुनेंगे तो आपके बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छा स्थापित हो पाएगा, और जो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हायर ईक्यू वाले करेंगे। लोअर ईक्यू वाले क्या करेंगे, आप ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर देंगे और डिसाइड करेंगे कि आपकी डेट के साथ कुछ ना कुछ समस्या है। मतलब आप समझेंगे नहीं क्या समस्या है, बस आप यही कहेंगे आपने अटेंशन देना ही बंद कर दिया, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चीजें बिल्कुल भी सही नहीं जाएगी, और अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं जो चीज है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिनेरियो बन रहे थे हर जो स्किल्स हैं उनके साथ। अब इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इमोशनल ईक्यू को हम कैसे किस टेस्ट के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर वे है मेजरिंग का गोलमैन के मॉडल को, वो क्या है, ईक्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी, ईसीआई, ठीक है। इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी, ईसीआई, ये एक टेस्ट है जिसको 1990 में क्रिएट किया गया था बाय द CREIO, ये इसका फुल फॉर्म है। इस टेस्ट को अपडेट किया गया फिर 2007 में, और ये अब इस टेस्ट को इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी कहा जाता है, यानी कि ESCI इसको कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, पहले इसको ECI कहा जाता था, अब इसको ESCI कहा जाता है, ठीक है। ये टेस्ट क्या करता है, ये टेस्ट बेसिकली बताता है, जैसे कोई भी कंपनी वगैरह होती है ना, उसमें ये चीज काफी हेल्प करती है, क्योंकि आजकल जो कंपनियां वगैरह है ना वो देखने लगी है अपने एम्प्लॉइज के इमोशनल क्वेश्चन को चेक करने लगी है। बिकॉज अगर इमोशनली कोई भी इंडिविजुअल अच्छा रहेगा तो अपनी कंपनी में अच्छा एनवायरमेंट स्थापित कर पाएगा। तो ये जो बताता है, क्या बताता है कि कंपनीज अंडरस्टैंड करती है फुल बिहेवियर्स, यानी कि ये बताती है, ये जो टेस्ट है वो ये बताता है एक तरीके से एक एवरेज परफॉर्मर है और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, उसको डिफरेंट करने का काम करता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑफर टेस्ट प्राइमरी एज मेथड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंपनीज वगैरह है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हेल्पफुल रहता है इस टेस्ट से, ताकि वो अच्छे जो भी इमोशनल इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज है उनको कहीं ना कहीं प्रेफर कर पाए, ठीक है। तो इस टेस्ट का मकसद ये है डिफरेंशिएट करना। अब IQ वर्सेस EQ, अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही होंगी, भाई IQ भी पढ़ते EQ भी पढ़ते। IQ क्या होता है, IQ का मतलब होता है आपका दिमागी लेवल, आपकी जो कॉग्निटिव पावर है उनके बारे में बात करी जा रही है IQ के माध्यम से। और EQ मतलब आप मानसिक रूप से कितने बुद्धिमान है, ठीक है। IQ मतलब आप दिमागी रूप से कितने बुद्धिमान है, और EQ का मतलब होता है मानसिक नहीं, भावनात्मक रूप से आप कितने बुद्धिमान है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कभी भी IQ EQ के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। IQ इज नॉट इक्वल टू EQ। IQ स्टैंड करता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट एंड इज बेसिकली ए मेजर ऑफ एकेडमिक इंटेलिजेंस। आप एकेडमिकली कैसे परफॉर्म करते हो, आपकी जो संज्ञानात्मक जो क्षमता है वो क्या है, वो आपकी IQ पे डिपेंड करती है,
ठीक है। आईक्यू का मतलब क्या है, आप कैसे समस्या को सोल्व कर पाते हो, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप सॉल्यूशन निकालते हो, वो सब आपका आईक्यू पार्ट होता है, आपके दिमागी पार्ट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप इमोशनली कितने अच्छे हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आप कैसे परसीव करते हो, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, इसलिए एक फाउंडेशन होता है, आधार होता है किसका, पीपल स्किल और सॉफ्ट स्किल का, किसी भी इंडिविजुअल का बेसिक होता है ये चीजें। अब आपको सभी को पता है भाई आपका जो आईक्यू है वो कैसे निकलता है। आईक्यू निकलता है आपका मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनिकल एज इनटू 100। ऐसे ही आपका ईक्यू निकलेगा। ईक्यू मतलब आपका जो मानसिक है यानी कि इमोशनल एज, आप किस एज के का जो है एक तरीके से जो संवेगात्मक आपका जो भावनात्मक एज है वो कौन सा है, और साथ ही आपका क्रोनिकल एज इनटू 100। क्रोनिकल एज आपका एक्चुअल एज होता है, जिस एज ग्रुप के आप हो वो आपका क्रोनिकल एज होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा 17 साल का है तो उसका क्रोनिकल एज 17 साल है। ठीक है, और किस एज ग्रुप एज का वो उसका भावनात्मक जो बुद्धि है वो आपका यहाँ पर इमोशनल एज आ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका ईक्यू निकल जाएगा और ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और दोनों ही चीजें सेम नहीं होती है, बिकॉज जरूरी नहीं है। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो इस बंदे की जो आईक्यू है वो 178 है, दैट इज एक्सट्रीमली अच्छी बहुत वाली है, लेकिन फिर भी ये देखो कैसे इस पे चीख रहा है। तो इस आईक्यू का कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आपके आईक्यू का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी बैलेंस नहीं होता है, जबकि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू आईक्यू। ठीक है, सिर्फ आईक्यू के बेस पे आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट होने चाहिए। इम्प्लीकेशन से क्या क्या है आपकी, कैसे आप टीचिंग लर्निंग में इस सारी चीज को ला सकते हो। हाउ कैन टीचर्स यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, आप ईआई को कैसे एज अ टीचर यूज कर सकते हो। आप पे करेंगे अटेंशन टू सेल्फ एंड अदर्स बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खुद को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को, इन सब के ऊपर आप फोकस करना सीखेंगे। आप लिसन मोर यानी कि आप सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, यानी कि डेवलप करिए एम्पैथी। ठीक है, ये एक स्किल था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक स्किल था ये एम्पैथी, जो कि सोशल स्किल का हिस्सा है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरों को सुनते हो, दूसरों के पर्सपेक्टिव को तवज्जो देते हो। तो एज ए टीचर आपको सिर्फ सारे दिन बोलना नहीं है, आपको सुनना है। ठीक है, बोलना कम है और अपने बच्चों की सुनना ज्यादा है। आपको एम्पैथेटिक होना है, आपको क्यूरियस होना है, फ्यूरियस नहीं होना। मतलब कि फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, फ्यूरियस मतलब एकदम से झुंझलाना नहीं है, आपको क्यूरियस होना है, आपको जानना है आपके बच्चे क्या चाहते हैं। वॉच व्हाट यू से स्पेशली व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप अनोइड हो, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही हो, तब आपको देखना चाहिए आप क्या कह रहे हो। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है तो आप उसको रीफ्रेम कर सकते हो। कैसे, आप कुछ भी गलत बोलो, इसके अलावा आप ये कह सकते हो, डू यू सी समथिंग इन दिस दैट आई मस्ट हैव मिस्ड। आप ये कह सकते हो कि क्या आपने कुछ ऐसा देखा जिसे मैंने मिस कर दिया है। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव लाइन है जो आपके जो नेगेटिव इमोशंस उसको रिप्लेस करती है। अगर आप ऐसे बोलोगे कि क्या आपने कुछ देखा जो मैंने मिस किया है, मतलब इससे बच्चा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि उसने कुछ गलत किया है क्या, है ना। ये एक ऐसी लाइन है जिससे बच्चा करेगा रिफ्लेक्ट कि टीचर ऐसे बोल रहा है, मतलब मेरे से कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो आपने उसको कुछ भी गलत बोला, इससे पहले ही वो चीजों को कैच कर गया। ठीक है, एलिसिट करिए प्राइड इन अदर्स, रीजन फॉर वर्किंग टुगेदर। उसके बाद रिमेंबर करिए दैट इमोशंस आर कॉन्टेगियस। कॉन्टेगियस का मतलब होता है संक्रमित। ठीक है, जो आप जैसा बिहेवियर दिखाएंगे वैसा ही आपसे सीखेंगे बच्चे। अगर आप अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा रहे हो, अगर आपके इमोशंस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो बच्चे भी उस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कॉन्टाजियस होता है। टीचर को बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए टू शो ओनली दीज इमोशंस व्हिच दे वांट टू सी इन अदर्स। टीचर्स को हमेशा उन्हीं इमोशंस को डिलीवर करना चाहिए जो वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस को डिलीवर करेंगे तो आपके बच्चे भी पॉजिटिव ही इमोशंस सीखेंगे। अगर आप नेगेटिव इमोशंस डिलीवर करेंगे तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें ही सीखेंगे। ठीक है, व्हाट एजुकेटर कैन डू टू स्टिमुलेट इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल इन देयर स्टूडेंट्स। अब जो एजुकेटर्स है, जो टीचर्स है, वो क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को हम स्टिमुलेट कर सके। हमारी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शेयरिंग, पेशेंस, लिसनिंग, केयरिंग। ठीक है, ये सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। गेटिंग अलोंग विद अदर्स, सबको साथ लेकर के चलना है, जेंटलनेस होना चाहिए, प्रिजर्वनेस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक तरीके से होनी चाहिए ताकि हम बच्चों के अंदर इन स्किल्स को मेंटेन कर सके। ठीक है,
तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।